हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो ये एक और चैप्टर रैपिड रिवीजन की सीरीज में साइंस का ही चैप्टर है, क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। सबसे पहले हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अपीयरेंस में कैसा है, फिजिकल बिहेवियर कैसा है। तो ठीक है, तो ये सभी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। जैसे पहला है फिजिकल स्टेट। देखो, मरकरी और गैलियम को छोड़ के लगभग सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, कैसे होता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं मरकरी और गैलियम को छोड़ के। ठीक है, लस्टर का मतलब होता है चमक। ठीक है, तो मेटल सर्फेसेस कैसा होता है, मेटल कैसा होता है, थोड़ा सा चमकदार होता है। ठीक है, शाइनी सर्फेस होता है, इसका मतलब होता है लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल कैन बी ड्यू टू द पॉलिश्ड मेटल सरफेस। ठीक है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये कैसे हैं, ये थोड़ा सा लस्ट्रस होते हैं। देखा होगा आपने गोल्ड और सिल्वर, इसमें चमक होती है। ठीक है, मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसे हैमर से हिट करें तो हैमर से हिट करने पे उसे हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट जिंक को नहीं कर सकते। बाकी सभी मेटल्स को, एक सोडियम को और पोटेशियम को भी हम हैमर से हिट नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी जिसमें हम मेटल को वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, मैलिएबिलिटी का मतलब शीट में कन्वर्ट करना और डक्टिलिटी का मतलब वायर में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक्सेप्ट जिंक को नहीं कन्वर्ट कर सकते। अगला है हार्डनेस का मतलब होता है जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, हार्ड सरफेस होता है उनका। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इन्हें नाइफ से भी कट कर सकते हैं। कंडक्शन, बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो, मेटल्स के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे सिल्वर और कॉपर, ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, देखो होगा आपने कि घरों में हम कॉपर की वायरिंग करते हैं। क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, लेड इज द लीस्ट एफिशिएंट। ठीक है, लेड बहुत कम होता है, मतलब ये ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हीट कंडक्ट करता है या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आयरन, बिस्मथ एंड मरकरी आर लाइकवाइज पुअर कंडक्टर। ठीक है, आयरन, बिस्मथ और मरकरी ये क्या होता है, थोड़ा पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, डेंसिटी मेटल की डेंसिटी हाई डेंसिटी होती है। क्या होती है बेटे, हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी ऑफ इरिडियम एंड ऑस्मियम आर द ग्रेटेस्ट। ठीक है, इरिडियम और ऑस्मियम इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वहीं पे लिथियम की डेंसिटी कम होती है। ठीक है, लिथियम की डेंसिटी कम और इरिडियम और ऑस्मियम की डेंसिटी ज्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखो जनरली जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है। ठीक है, जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है। ठीक है, while the boiling point of the silver is the lowest, सिल्वर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, the melting values of sodium and potassium are both low। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम की भी कम होती है। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय का मतलब होता है हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स कर दें कुछ रेशियो में ताकि उनकी प्रॉपर्टीज एनहांस हो सके। ठीक है, उसको कहते हैं एलॉय फॉर्मेशन। तो मेटल्स क्या कर सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। ठीक है, जो कि एक होमोजेनियस कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक का एलॉय है। ठीक है, नेक्स्ट है सोनोरस का मतलब होता है कि मेटल को अगर हम हिट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से जो स्कूल में देखा होगा, जो स्कूल बेल्स होती हैं वो मेटल की बनी होती है। क्यों बनी होती है, वो इसीलिए क्योंकि सोनोरस होता है, हिट करने पे साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। The majority of non-metal exists in the two of the three states। ठीक है, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो दो स्टेट्स में पाए जाते हैं, लिक्विड और गैसेस स्टेट में। ठीक है,
सॉलिड स्टेट में कौन कौन होता है? आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। गैस क्या हो गया? गैस ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में पाया जाता है। देयर इज नो मेटेलिक सीन टू देम एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये सोनोरस भी नहीं होते हैं, सॉरी ये लस्ट्रस भी नहीं होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड कैसा होता है? डायमंड में देखा होगा एक ब्रिलियंस होती है, एक अलग से ही चमक होती है। वो एक्चुअली उसकी किस प्रॉपर्टी की वजह से थी? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है, इस वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर। नॉन मेटल्स आर फ्रेजाइल एंड दे कैन नॉट बी कॉइल्ड इनटू वायर्स और हैमर्ड इनटू शीट्स। ठीक है, तो इनको हम मतलब ये डक्टाइल नहीं होते और मेलिएबल भी नहीं होते, मतलब इनको हम वायर या फिर शीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगला कंडक्शन। देखो ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है बेटे? ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का मतलब होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव बन सकते हैं, एनायनिक फॉर्म में बन सकते हैं। जैसे क्लोरीन आपने देखा होगा, Cl क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, अगला है रिएक्टिविटी। When they come in contact with oxygen, they produce acidic और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर रिएक्टिव। कैसे होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटे? लो होता है। ठीक है, चलिए कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कुछ डिफरेंस है, देख लेते हैं हम। मेटल्स क्या होते हैं बेटे? मेटल्स गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, वहीं पे नॉन मेटल बैड होता है। तो ये हम जो यहाँ पे डिफरेंस कर रहे हैं ये जनरल डिफरेंसेस हैं, इसमें एक्सेप्शंस नहीं ले रखे हैं। ठीक है, मेटल्स कैसे होते हैं? मेलिएबल। नॉन मेटल्स कैसे होता है? नॉन मेलिएबल। ठीक है, मेटल्स कैसे होता है? डक्टाइल। नॉन मेटल्स कैसे होता है? नॉन डक्टाइल। मेटल्स सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं हिट करने पे, और नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं। ठीक है, मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, किस वजह से होता है हाई? बिकॉज ऑफ हाई अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में हाई अट्रैक्शन होता है, इस वजह से इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। वहीं पे नॉन मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, नॉन मेटल्स की कम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। देखो लगभग सारे के सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटे? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक नेचर शो करता है। मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर शो करता है? बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम आर मोस्ट रिएक्टिव। देखो सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तुरंत फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना आ सके या फिर एयर से इनका कांटेक्ट काटने के लिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता, बट ऑन हीटिंग इट बर्न्स इन एयर। लेकिन हीट करने पे ये एयर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, टू प्रोड्यूस लाइट एंड हीट। लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए जो Mg होता है जब आप उसे बर्न करते हो तो वाइट डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगला है सिल्वर एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद एयर। ठीक है, देखो जो सिल्वर होता है, प्लैटिनम होता है, गोल्ड होता है, ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये हमने एयर के साथ पढ़ लिया रिएक्शन। अगला है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। वाटर के साथ कैसा रिएक्शन होता है? देखो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटे? मेटल ऑक्साइड। ठीक है,
और हाइड्रोजन गैस, और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, हीट एनर्जी। ठीक है, लेकिन सभी के सभी मेटल एक जैसा रिएक्ट नहीं करते हैं, सबका रिएक्शन करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, कोई बहुत क्विकली रिएक्ट करता है, कुछ टाइम लेते हैं, कुछ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है बेटे, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, अच्छा, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है बेटा, कैसा होता है मेटल ऑक्साइड का नेचर, बेसिक नेचर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो, जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और हीट एनर्जी बनाते हैं। देखो, जो ये हीट एनर्जी होती है ये इतनी ज्यादा होती है कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है तो हाइड्रोजन तुरंत फायर कैच कर लेता है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, तो चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक्सप्लोजन होता है और विगोरसली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। देखो, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, और बनाते हैं क्या, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। मतलब ये किसी भी फेज में, चाहे कोल्ड वाटर कोल्ड में हो, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे स्टीम हो, किसी भी उसमें रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है बेटे, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मेटल क्लोराइड। ठीक है, किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल क्लोराइड बनाता है। ठीक है, मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ध्यान रखना, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्लोराइड बना रहा है, मेटल क्लोराइड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल सल्फेट बना रहा है, और साथ ही साथ में दोनों रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस भी दे रहा है। ठीक है, चलो आगे देखें। मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बट हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। देखो, अभी जैसे इससे ऊपर हमने पढ़ा कि HCl के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस दे रहा है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस दे रहा है, लेकिन नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जैसे ही उस केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो वो उसे ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और खुद नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, HNO3। ठीक है, बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जबकि मैग्नीशियम और मैग्नीज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखी हुई है मैग्नीशियम और मैग्नीज की। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी सीरीज। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में हम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में हम मेटल्स को अरेंज करते हैं। किस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो सबसे ऊपर रखा हुआ जो मेटल होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, और सबसे नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव होता है, और ऊपर से नीचे आते समय रिएक्टिविटी घट जाती है। मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर कम रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। तो गोल्ड उसके हिसाब से सबसे कम और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अच्छा, रिएक्टिविटी की एक और खासियत होती है रिएक्टिविटी सीरीज की कि इसमें जो ऊपर रखे हुए जो एलिमेंट्स होते हैं वो नीचे रखे हुए एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। मतलब मेटल का रिएक्शन किसी दूसरे मेटल सॉल्यूशन के साथ।
ठीक है, तो यही है, जैसे हमारे पास था आयरन और CuSO4, तो देखो जो इस CuSO4 जो Fe है, इसने क्या किया, Cu को इसकी पोजीशन से हटा दिया और उसकी पोजीशन पे बैठ गया FeSO4 बना दिया। तो ये एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? तो ये हमें रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा कि जो ऊपर रखे हुए जो एलिमेंट्स होते हैं या ऊपर रखे हुए जो मेटल्स होते हैं वो नीचे वालों को हटा सकते हैं। इसीलिए जो Fe है, तो जो Cu से ऊपर आता है, देखो जरा दिखाता हूं मैं आपको, देखो Cu कहां है, Cu यहां है, और Fe कहां है, Fe ये है। तो Fe Cu को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसी वजह से ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अगला है रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, ठीक है, मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटे, मेटल क्लोराइड, जो कि एक आयनिक क्लोराइड है। ठीक है, जैसे कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड। तो कुछ आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं बेटा। पहली प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड सॉलिड्स। कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, हार्ड। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इस वजह से ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, दे आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। देखो क्या होता है, जैसे आपने पढ़ रखा कि मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी पढ़ रखा है ना, कि अगर आप हैमर से हिट करो तो वो शीट के वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे, अगर आप उसको हैमर से हिट करोगे तो डायरेक्ट उनके सरफेस पे क्या होगा, क्रैक्स पड़ जाएंगे, और क्रैक्स पड़ने को ही कहते हैं ब्रिटल होना, और ये तुरंत पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे। अगला है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इनमें कैसे होता है, इनमें इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक्वस स्टेट में कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जब इनका हम एक्वस स्टेट बनाते हैं, एक्वस का मतलब वाटर में थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, तो ये आयंस में टूट जाते हैं, इसकी वजह से ये कंडक्शन कर लेते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करते, क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके पास फ्री आयंस नहीं होते। अगला है मेटलर्जी। देखो, मेटलर्जी का मतलब होता है कि हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है, हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, और मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की फिनोमेना को, प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। मिनरल्स क्या होता है बेटे, कि जो मेटल्स नेचर में जिस फॉर्म में प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम मिनरल। ठीक है, उसमें कुछ और इंप्योरिटीज भी होते हैं। ओर्स, अब ओर्स क्या होते हैं, ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हें कहते हैं ओर्स। सारे मिनरल से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिन मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसे कहते हैं ओर्स। गैंग क्या होता है, उनमें जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, क्या होती हैं बेटे, इंप्योरिटीज, जैसे सिलिका हो गया, मड हो गया। ओर्स में जितनी भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं इन्हें हम कहते हैं गैंग। मेटलर्जी क्या होता है, अभी बताया था, मेटलर्जी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिफर्स फॉर डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, तो देखो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग होती है, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने का भी तरीका अलग अलग होता है। देयर आर द थ्री मेजर स्टेप, तीन मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल। देखो पहले हम क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा मेटल को लेके आएंगे, मिनरल को लेके आएंगे, ठीक है, उस ओर में जितनी इंप्योरिटीज होंगी पहले हम उसे हटा देंगे। क्या करेंगे बेटे, पहले हम उनको हटा देंगे। ठीक है, पहला काम ये करेंगे कि इंप्योरिटीज हटाएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे कि जो कंसंट्रेटेड ओर है, कंसंट्रेटेड ओर का मतलब होता है कि जब आपने इंप्योरिटीज हटा दी तो जो ओर मिला वो कंसंट्रेटेड ओर है, उसको करना है कन्वर्ट किस चीज में, मेटल में। ठीक है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर इज essentially a process of reduction of the metal compound present in the ore.
द मेथड ऑफ रिडक्शन टू बी डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी। ठीक है, तो रिडक्शन करना है और रिडक्शन करना डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी पे। ऐसा हो सकता है कि जो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं हाई रिएक्टिविटी वाले, कुछ होते हैं मीडियम रिएक्टिविटी वाले और कुछ होते हैं लो रिएक्टिविटी वाले। तो इनको किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं। पहला, लेस रिएक्टिव वाले जो होंगे, ठीक है, लेस रिएक्टिव वाले होंगे, metals at the bottom of the reactivity series are very less reactive and oxides of these can be reduced by heating the ore itself। ठीक है, जो लेस रिएक्टिविटी वाले होते हैं, ठीक है, द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग। ठीक है, उसके ओर को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, लेस रिएक्टिव वाले को क्या करेंगे, उसके ओर को हम हीट करेंगे। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। जैसे हमारे पास मरकरी है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसके सल्फाइड ओर को हमने क्या किया, हीट किया एयर की प्रेजेंस में। क्या किया, हीट किया और हमें मिल गया ऑक्साइड। क्या मिला बेटे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला और साथ ही साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में चला गया, निकल गया। ठीक है, अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का मतलब होता है कि ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी ना ही ज्यादा है ना ही कम है। ये कहां पाए जाते हैं बेटे, रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, अच्छा सॉरी ये हो गया, आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स। हाँ, तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं इनका रिडक्शन करते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, सोडियम या फिर कैल्शियम। ठीक है, तो जब हम इनका रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे मेटल का यूज करते हैं जो उनसे ज्यादा रिएक्टिव हो। जैसे एल्यूमिनियम वाला, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया और कैल्शियम हो गया, ये थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनके साथ हम इनका क्या करते हैं बेटे, रिडक्शन करते हैं। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर मेटल ऑक्साइड बाय रिडक्शन देन फ्रॉम कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स। ठीक है, मेटल को उसके ऑक्साइड से निकालना ज्यादा आसान होता है कार्बोनेट या फिर सल्फाइड के फॉर्म में। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो कार्बोनेट्स या फिर सल्फाइड्स होंगे उन्हें हम ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्साइड्स को रिड्यूस करेंगे और मेटल मिल जाएगा। ठीक है, द कंसंट्रेटेड ओर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। जो कंसंट्रेटेड ओर्स होते हैं उनको हम मेटल ऑक्साइड्स में बदल सकते हैं। कैसे, कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग के द्वारा। अब ये कैल्सिनेशन क्या होता है बेटे, देखो कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, किसकी एब्सेंस में, एयर की एब्सेंस में। ध्यान रखना, एयर की एब्सेंस में हम कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं। जैसे यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि जिंक कार्बोनेट था, इसको हमने हीट किया और हमें मिल गया ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर रहता है। वहीं पे अगर हम रोस्टिंग की बात करेंगे तो रोस्टिंग में हम एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं मेटल ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटे, मेटल ऑक्साइड में। जैसे जिंक सल्फाइड था, ठीक है, जिंक सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया, उसका रोस्टिंग किया, हीट अप किया और हमें मिल गया ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। द मेटल ऑक्साइड्स आर कन्वर्टेड टू फ्री मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद हमने क्या किया, कार्बन को, एल्यूमिनियम को या सोडियम या कैल्शियम को यूज किया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां पे एक एग्जांपल भी शो कर रखा है, क्या है, द मेटल जिंक इज एक्सट्रैक्टेड बाय द जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड से निकालना है मेटल को, किसका यूज करके, कार्बन का यूज करके। ठीक है, अब देखो जैसे यहां पे आयरन था यहां पे प्रेजेंट, ठीक है,
इसमें हमने क्या यूज किया, एल्यूमिनियम यूज किया। क्या यूज किया बेटे, एल्यूमिनियम किया। एल्यूमिनियम Fe से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, ये इसको इसकी पोजीशन से हटा देगा। ये इसको क्या करेगा, इसकी पोजीशन से हटा देगा और खुद जाके उसकी पोजीशन पे बैठ गया। ठीक है, तो यहां पे ऑक्साइड से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, जो ये रिएक्शन यहाँ पे शो कर रखी है बेटे, ये क्या है, ये थर्माइट रिएक्शन है। क्या है ये, थर्माइट रिएक्शन। और ये जनरली कहां पे यूज किया जाता है, थर्माइट वेल्डिंग में यूज किया जाता है। थर्माइट वेल्डिंग कहां पे देखने को मिलती है, जैसे रेलवे ट्रैक्स होते हैं, उनके जो जॉइंट्स होते हैं, कहीं पे अगर क्रैक पड़ गया तो उनको जोड़ने के लिए हम थर्माइट वेल्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का। अगर हाई रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, अगर हाई रिएक्टिव होते हैं तो क्या करते हैं, metals high up in the reactivity series are very reactive। ठीक है, तो जो ऊपर होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, दे हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं तो तुरंत उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इनको हम कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको करने के लिए, मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, ठीक, क्या किया हमने, इलेक्ट्रोलिसिस किया, जिसमें कैथोड पे तो हमें मेटल मिल जाता है और एनोड पे हमें गैस मिल जाती है। ठीक है, ये तो था जो इसमें हमने जो मेटल मिला इन पूरी प्रोसेसेस में, वो इम्प्योर मेटल था। अब उस इम्प्योर मेटल को हमें प्योरीफाई करना है, तो प्योरीफाई करने के लिए हम करते हैं रिफाइनिंग। क्या करते हैं बेटे, रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, रिफाइनिंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती, तो ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोलिसिस ही है। ठीक है, ठीक है, जैसे देखो ये है, देखो ये है, ये एक इलेक्ट्रोलिसिस है। इसमें क्या किया हमने, एनोड ले रखा है। एनोड किसका बना रखा है बेटे, एनोड हमने बना रखा है इम्प्योर मेटल का, एनोड बना रखा है। और उसी इम्प्योर मेटल का हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, सोल्यूशन ले रखा। अब ये क्या होगा कि जब यहाँ पे रिएक्शन होगा, जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो यहां से जो इम्प्योर मेटल से जो आयंस होंगे वो जंप करेंगे इस सोल्यूशन में, और वो इससे कैटाइन के फॉर्म में जाके इस पे डिपॉजिट होने लगेंगे। ठीक है, सॉरी, कैटाइन के फॉर्म में नहीं, एनाइन के फॉर्म में जाके इस पे डिपॉजिट होने लगेगी, तो पूरा का पूरा मेटल इस पे डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो एनोड है ये थिन होता जाएगा, और ये इस पे मेटल लगने की वजह से ये थिक होता जाएगा। अच्छा, जो इंप्योरिटी होगी वो एज ए एनोड बड नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अगला है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बेटे, कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें हमारा जो मेटल होता है वो अनफिट हो जाता है हमारे यूज के लिए। जैसे आपने रस्टिंग ऑफ आयरन सुना है। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि अगर हम आयरन को एयर या वाटर, एयर और वाटर के प्रेजेंस में या फिर मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, तो उसके सरफेस पे क्या होता है, उस पे सरफेस पे एक लेयर जम जाती है। ठीक है, वो जो लेयर है वो क्या करती है, वो उसको कोरोड कर देती है, खराब कर देती है, उसकी स्ट्रेंथ घटा देती है। ठीक है, तो ये एक अनवांटेड फिनोमेना है। अब इस अनवांटेड फिनोमेना से बचना कैसे है, तो इससे बचने के लिए हम करते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या करते हैं बेटे, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग कोटिंग ऑफ अ थिन लेयर ऑफ जिंक और ऑन आयरन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, थिन लेयर जिंक की या फिर आयरन की किसके पर चढ़ा देते हैं। ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, क्या बता दिया। हाँ, गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं किसके ऊपर, आयरन के ऊपर, ताकि उसका ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट कट जाए।
ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। टिनिंग, अगला प्रोसेस है टिनिंग। टिनिंग का मतलब क्या होता है कि हम टिन की प्लेटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टिन की प्लेटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस मेथड में क्या करते हैं, अब मेटल इज कोटेड विद अनदर मेटल यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करके हम किसी दूसरे मेटल की प्लेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब होता है दो मेटल्स को जोड़ के एक नया सब्सटेंस बना दिया, एक नया ऐसा सब्सटेंस बना दिया जिससे क्या हो जाता है कि जो आपने मेटल्स मिलाए होंगे उनकी प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं एनॉइंग। जैसे ब्रास। ब्रास क्या होता है? कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर और टिन का एलॉय होता है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? आयरन, निकल, क्रोमियम का एंड कार्बन का एलॉय होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एलॉय से एलॉइंग का मतलब होता है हमने एक होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स को हमने मिक्स किया। क्यों मिक्स किया? प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका होता है हमारा रिवीजन कंप्लीट। ठीक है, होप सो आपको सभी को समझ में आया हो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नए वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।